नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे फिर राम के सहारे बीजेपी। देश में इस समय चुनाव का माहौल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी 2 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं, लेकिन ये हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं। फिर कुछ ही महीनों बाद होंगे लोकसभा चुनाव, आम चुनाव। भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को हमेशा की तरह इस बार धार देने में जुट गई है। गुरुवार को सतना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। चुनावी सभा के दौरान मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं अयोध्या में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ कैबिनेट मीटिंग की। यूपी के इतिहास में पहली बार होगा जब अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग से पहले योगी समेत सभी मंत्रीगण रामलला और हनुमान के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। कैबिनेट बैठक में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों पर मुहर लगाए जाने की बात भी कही गई। राज्यों के चुनाव के साथ ही 24 के लिए यानी 2024 के लिए राम मंदिर के साथ बीजेपी जुट गई है। अपने मिशन में दीपोत्सव पर अयोध्या दिए से जगमगाएगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी अपने मिशन में तो जुट गई है, लेकिन दीपोत्सव के दिन यानी दिवाली के दिन अयोध्या भी जगमगाएगी। बीजेपी भी बताएगी कि जो वादा किया वो निभाया। और फिर एक बार हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर होगा। तो क्या है बीजेपी का एक और एजेंडा जिसको फिर से धार देने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और ये भी कि बीजेपी की जो मांग है और उसी के साथ जातिगत जनगणना जो विपक्ष अपने मुद्दे के साथ उठा रहा है, उसकी काट भी क्या राम मंदिर एक बार फिर से बनता हुआ जा रहा है। इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। भाजपा सरकार के पास इस प्रदेश के युवाओं के लिए कोई नीति नहीं है। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है, प्रदेश में दलितों पर अत्याचार दिन पर दिन हो रहा है। तो उसको लेकर उम्मीद थी कि कैबिनेट में कोई निर्णय होगा, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगी है। जाति जनगणना के मुद्दे पर ये चुप है। अब जो इंडिया गठबंधन है उसी से कोई उम्मीद है भविष्य में, और निश्चित तौर से कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 में उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही अच्छा होगा। जनता ने इंडिया गठबंधन को जिताने का मन बना लिया है। इस कैबिनेट से फिर से ये बात साबित हो गई कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में आम आदमी, युवा, किसान नहीं। हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव भी साथ में पारित होता कि जो 69,000 शिक्षक हैं उनका मसला हल हो जाता। कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित हो जाता कि जो बच्चियां हमारी डायल 100 में नौकरी करती हैं वो अपनी तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, एक प्रस्ताव उसका भी पास हो जाता। एक प्रस्ताव इस तरीके के पास होते जो जनहित में थे। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और महिलाओं की जिस तरीके से सुरक्षा से कंप्रोमाइज हो रहा है, इन पे कोई बात हो जाती तो अच्छा होता। लेकिन सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो गरीब, मजलूम, किसान, इनकी बातें करने की नहीं है। तो सियासत में एक बार फिर राम की एंट्री हो गई है, या कहें कि राम सियासत में थे ही, और 2023 के बाद 2024 में भी उन्हीं पर बीजेपी का फोकस रहेगा। भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, ये तो सभी को पता है। 12 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी रण में है, ऐसा लग रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। राज शर्मा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। कृष्ण मोहन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूं। एडवोकेट विवेक पांडे, सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। सैयद रजा रिजवी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे हैं। सर, आपके अनुभव का भी बहुत लाभ हमको मिलता है हर बार जब हम चर्चा करते हैं तो, और आप पुरानी बातें बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाते हैं। राम मंदिर का मुद्दा ऐसा लगा कभी गया ही नहीं, पहले मंदिर बनने तक और अब मंदिर बना रहे हैं, और 24 के बाद मुझे लगता है आगे भी ये बीजेपी की फाइल्स में रहने वाला है। तो एक बार फिर से क्या इसी कोर एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे 2024 के लिए भी बढ़ रही है? क्या देख रहे हैं आप, सैयद रजा साहब? देखिए पारुल जी, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक मंतव्य है कि वो धर्म की राजनीति बहुत अच्छे तरीके से करती है, बहुत सलीके से करती है, और सलीके से करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और 2024 का चुनाव अगर राम मंदिर निर्माण की तारीखें रखी गई तो वो बहुत सोच समझ के वो तारीख है कि चुनाव भी आ रहा है, और चुनाव से पहले जो 5 राज्यों में चुनाव है उन चुनाव पर भी असर डालने के लिए आज देखिए बहुत अच्छे स्टाइल से कैबिनेट की बैठक जो है वो बुलाई, और कैबिनेट की बैठक में जिन चीजों को कैश किया गया और जिन चीजों को अच्छे उभारा गया, वो ये उभारा गया कि साहब अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर तीर्थ विकास परिषद बन जाएगा तो एक गवर्नमेंट बॉडी हो जाएगी जिसमें राज्य मंत्री स्तर का जो है उपाध्यक्ष होगा, अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं होंगे,
और उसमें 3-4 सदस्य होंगे। तो जाहिर सी बात है जब इतनी और ये उसके साथ ही साथ जो तुलसीपुर के अंदर माँ देवी पाटन का जो मंदिर है, तो माँ पाटेश्वरी देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद के नाम से जो है एक जो है वो सरकारी संस्था जो वहाँ के प्रोग्रामों को, जो वहाँ के कार्यक्रमों को सरकारी स्तर से उसका विकास होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ विकास परिषद का भी जो है गठन करने की कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत साफ मैसेज है कि 5 राज्यों में चुनाव है, तो हम जो है वो लोगों को, अपने हिंदू भाइयों को समेटने की कोशिश करते हैं और भी बिरादरियों को साथ में लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है खाली हिंदू, लेकिन जो उनका है एजेंडा, राम मंदिर है, उनका एजेंडा जो है वो बनारस है, उनका एजेंडा मथुरा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसको वो धीमे धीमे शने शने आगे बढ़ाते हैं और लोग, आम जनता भी इससे जुड़ती है। बिल्कुल। और इसे अगर जाति जनगणना से जोड़कर देखा जाए तो क्या विश्लेषण रहेगा आपका संक्षेप में? देखिए, जाति जनगणना जो बिहार में हुई है वो अगर ये ऊपर ला करके कि साहब पिछड़ी जाति जो है वो अच्छी संख्या में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें पिछड़ी जाति के लोग अच्छी संख्या में है और अच्छी संख्या में उन्होंने वोट दिया है। वोट देने की वजह से केंद्र और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है और बहुत समझदारी से भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के लोगों को, चाहे दिल्ली में जो है भूपेंद्र को मंत्री बनाया हो, उत्तर प्रदेश में चाहे गिरीश यादव को मंत्री बनाया हो। बीजेपी का एजेंडा है और उसी एजेंडा के तहत वो हिंदुओं को कास्टिज्म में अलग अलग जातियों में न बांटते हुए हिंदुओं को एक साथ इकट्ठा करके राम मंदिर के मुद्दे पर आगे काम करना चाहते हैं और इसीलिए जातिगत जनगणना की काट भी इसे कहा जा रहा है। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन जी, कहा गया 2 बार परीक्षा दी, तीसरी बार फिर परीक्षा में 24 में जाएंगे, लेकिन 2 बार भी इतने सारे प्रश्नों में एक ही प्रश्न का जवाब दे पाए राम मंदिर, और अब भी जवाब राम मंदिर ही देंगे, ऐसा है क्या? देखिए, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था है और देश के एक बहुत बड़े वर्ग ने जो लंबे कालखंड तक राम मंदिर का इंतजार किया है और यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा बनता है और जो बन रहा है तो एक बहुत बड़े जनमानस का हृदय स्वागत, बहुत बड़ा जनमानस हृदय से स्वागत कर रहा है इस विषय का। और वही बात भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा की, तो भारतीय जनता पार्टी पर मुद्दे की कमी नहीं है। 70 वर्षों में आपने इस देश को न बिजली दे पाए, न पानी दे पाए, न स्वास्थ्य दे पाए, न शिक्षा दे पाए। भारतीय जनता पार्टी इन 9 वर्ष के कालखंड में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सड़कें और एक बहुत बड़ा विषय था इस देश में भुखमरी, जो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था और उस 9 के सुमोटे पर मोटो लेने के बावजूद भी कांग्रेस के बड़े मंत्री ने कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई वितरण प्रणाली नहीं है जो बेहतर ढंग से वितरण कर सके। 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और देश से भुखमरी समाप्त हो गई। बेहतर सड़कें, बेहतर परिवहन, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा 9 वर्षों में जो हमने दिया है ये भारत के लिए अभूतपूर्व है और देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य लेकिन इन मुद्दों से ज्यादा और वो पुनः 2014 में एक सशक्त सरकार के लिए आगे बढ़ रही है। इन तमाम मुद्दों से इतर आपके टॉप मुद्दों में तो राम मंदिर ही होता है, भगवान राम ही होते हैं, यानी इस बार भी राम ही लगाएंगे आपकी नैया पार? नहीं, बिल्कुल नहीं। राम तो हमारे आस्था का विषय है। राम हमारे जीवन के प्राण, मूलभूत प्राण है, प्राण तत्व है। राम इस देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, इस देश के लिए मूलभूत एक संरचना है। राम के आदर्श परंपरा, मूल्य परंपरा को लेकर आगे बढ़ने वाला ये देश राम को कभी मुद्दा बना नहीं सकता है। राम के साथ चलने की परंपरा इस देश की रही है और भारतीय जनता पार्टी भी उनके दिखाए गए आदर्शों को लेते हुए आगे बढ़ रही, जिसका परिणत ये रहा कि आज संकल्पित होकर पूरा मंत्रिमंडल राम की शरण में गया और ये संकल्प लिया कि जो हमने संकल्प लिया है। ठीक है सर, 9 वर्षों कृष्ण मोहन पांडे जी रुकिए, अगला सवाल राज शर्मा आपसे है मेरा। मध्य प्रदेश में थे योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा, जनता के समक्ष जब वो मौजूद थे, अपनी सभा ले रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ा असफलता का परिचय भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में कैबिनेट को बुला के दिया। कैबिनेट की मीटिंग अगर लखनऊ में होती वो ज्यादा अच्छी होती। दर्शन किसी को भी करना है, मैं भी जाऊंगा और मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं पैदल दर्शन करने जाऊंगा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, पंडित राज शर्मा मेरा नाम।
लेकिन अभी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि इन्होंने बीच में एक और भी ऐसा नहीं है, जब आपने कहा कि राम के सहारे होंगे, ये राम को नहीं मानते। इनका एक नारा है इनके लिए, मुंह में राम बगल में ईंटे, मिल गए राम तो इनको पीटे। ये लोग गलत लोग हैं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। राम को अब नहीं ये कह रहे थे रोज एक मिनट सुन लो, पंडित जी एक सेकंड अभी फर्स्ट रिएक्शन हो जाने दीजिए, म्यूट कीजिए। अरे बोलने नहीं दूंगा। तू मैं वाली बहस नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। आपने कहा हमने मेरे रोजगार दर्शक दिया, सब कुछ दिया। हाँ, रुक जाइए, बारी बारी से अपनी बारी का इंतजार। तो आपको राम की जरूरत नहीं पड़ती। बात कर रहे हैं जिन्होंने और एक और मुझे बताइए आप, 70 सालों तक राज का विरोध किया। कृष्ण मोहन पांडे जी पहला रिएक्शन लेने फिर मैं दीजिए, उसके पांडे बाद जी में आपको आऊंगी बोलने आपके दूंगा, पास आपकी बात रखने के लिए। आपसे मैं हाँ, रिएक्शन लूंगी, आप प्लीज ये रुकिए, बताइए अपनी मुझे। बारी का इंतजार कीजिए। आपको कृष्ण मोहन बताना पांडे पड़ेगा जी, इस देश को, आपको इस देश आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने भी राम के अस्तित्व को नकारा है राज शर्मा। आपको भी बताना पड़ेगा, राम सेतु को नकारा है आपने राज शर्मा, ये भी बताना पड़ेगा आपको। और अब आप लोगों को जाकर ये बताना पड़ रहा है, राज शर्मा को भी बताना पड़ रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं पैदल जाऊंगा, तो ये आप लोग भी तो उसी पिच पर जा रहे हैं ना। क्योंकि इन्होंने कॉपीराइट समझ लिया। हर राज्य में आपके मिनिस्टर, आपके नेता ये बताते जा रहे हैं कि वो कितने बड़े हिंदू हैं, तो ये आपको भी जरूरत पड़ रही है अब। आप मुझे बताइए मैडम, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि वहां पे जो ये भारतीय जनता पार्टी स्टेज कलाकार की तरह काम कर रहे हैं, सिर्फ ये जवाब देंगे ये पांडे जी मुझे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आज इन्होंने प्रदेश के किसी भी कर्मचारी को दिवाली मनाने के योग्य नहीं समझा, इन्होंने बोनस को नहीं बांटा, और सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है उसमें इन्होंने पैसा नहीं दिया। अब ये बता दें, और वहां नाटक कर रहे हैं, सारी कैबिनेट को ले गए, बर्बाद कर रहे हैं देश का पैसा। राम मेरे आराध्य हैं पांडे जी, आप मुझे मत समझाना, राम मेरे आराध्य हैं, आप क्या समझाओगे हमें? मगर नाटक करने की जरूरत नहीं है। मंदिर बन रहा था, बनने दीजिए वहां पे, ज्यादा नाटक ना करें, देश को बर्बाद ना करें। आपको ये देश के नौनिहाल कभी माफ नहीं करेंगे। राज शर्मा, आपकी पार्टी ने राम मंदिर का जब मुद्दा चल रहा था कोर्ट में, तो आपकी पार्टी ने वकील खड़े किए थे विरोध में। मैं जवाब देता हूं, वकील वो अपनी हैसियत से, अगर मैं एक मिनट आप चुप रहिए पांडे जी, वकील का प्रिंसिपल आपके पास आ रही हूं, पांडे जी आ रही हूं। व्यक्तिगत कारण था, वो उनका व्यक्तिगत काम था। वाली डिबेट में सवाल नहीं समझ में आते ना, जवाब पार्टी का सांसद अगर वकील है, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किसी का केस लड़ सकता है, किसी का भी केस लड़ सकता है बस। और पांडे जी बोलने दिया करो, वरना दोबारा बोलने नहीं दूंगा कभी। अरे कहाँ धमका रहे हो सर आप, कहाँ धमका रहे हो? गलत बोलते हैं ना, मेरा काम है, मुझे करने दो, आप पे शोभा नहीं देता। आप प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता वाला काम कीजिए। लौट रही हूं, अब रुक जाइए जरा। कृष्ण मोहन पांडे जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं सभा के पास जाऊंगी। तो गरीबों को ही हटा दिया, ये तो आपका चाल चरित्र और चेहरा रहा है, हमें नहीं बोलने देंगे तो कौन क्या है सा आपका? क्या मिटाया आपने? बताइए मुझे, जवाब दीजिए। क्या मिटा दिया पांडे जी? शुरू होते तो फिर आप कहते हैं आपको नहीं बोलने दिया जाता। जो आप करें वो भी वही करें, तो फिर एक ही बात हो गई ना। अब रुकिए जरा, उनको भी सुन लीजिए, मैं भी तो सुनूं वो क्या जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का। कहिए पांडे जी, और 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, ये कांग्रेस की, मैं राज शर्मा को व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, राज शर्मा हमारे भाई है, परंतु वर्तमान में ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कांग्रेस का एक चाल चरित्र चेहरा रहा है कि सनातन जो है वो कीट मच्छर की तरह है। वो कह रहे हैं मुद्दों पर बात नहीं करते हैं आप, आपने बोनस नहीं बांटा। ये वो लोग हैं जो इस देश में राम की बात करने वाले, जो आज राम की बात कर रहे हैं, ये तो सनातन को समूल नाश करने वाले की चर्चा करने वाले हों। ये केरल में जाते हैं तो टोपी पहन लेते हैं, ये कर्नाटक में जाते हैं तो क्रॉस पहन लेते हैं, और उत्तर प्रदेश में आते हैं तो जनता जिस चीज की आस लगाए बैठी है वो नहीं करते आप। इस देश में इनके चरित्र को देखा है, इनके दोहरापन को देखा है, इनके दोहरे चरित्र को देखा है, और ये वही लोग हैं। ये तो खैर तय है कि और किसी विषय पर आप लोग बात ही नहीं करेंगे। आज कहते हैं राम को दर्शन करने पड़े जाएंगे। लौट रही हूँ, बहुत आरोप टीका टिप्पणी होगी, रुक जाइए आप जरा। अच्छा, एडवोकेट विवेक हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास रुक जाइए, आपके सहयोगी हैं। वैसे तो आप लोग, वैसे भी आप 2 तलवारें लिए खड़े हो, जरा बात कर लेने दो अब उन्हें। सभा से हमारे साथ मेहमान बैठे हुए। एडवोकेट प्रधानमंत्री ने जिस युवा से पहली बार वोट मांगा था, क्या उसको रोजगार दिया? सन 2014 में जो 18 साल का लड़का था, ठीक है, 70 साल में आप भी नहीं दे पाए, और अपने दूसरे कार्यकाल में वो भी नहीं दे पाए। रुक जाइए, सब सारे सवाल हैं, दोनों को म्यूट कीजिए प्लीज। ये तू मैं वाली डिबेट क्यों पसंद आती है आप लोगों को? मुझे समझ नहीं आता, ना आप समझ पाए ना मैं समझ पाऊं, और ना मैं अगला सवाल ले पाऊं। वो तीसरे मेहमान वेट कर रहे हैं भाई, उनको इन करने दीजिए मुझे। विवेक साहब,
बड़ा मुद्दा आपके स्टेट का, और इस मुद्दे को भी आगे 24 में लेकर जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये माना जा रहा है कि कई सारे मुद्दे हैं लेकिन कोर मुद्दा यही है, और आज इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है दीपोत्सव तो होगा ही, अयोध्या को फिर हम जगमगाता हुआ देखेंगे और उसको फिर किस तरह से जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर जाना है, ये भली भांति पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं। इन मुद्दों से कैसे आप बचकर जाएंगे? हालांकि आपने पीडीए तो बना लिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या करेंगे जो राम मंदिर को, भगवान राम को या रामचरितमानस को लेकर हर बार कुछ ना कुछ अनशन बोलते हैं? नहीं, देखिए, मैं पहले तो पूरे मंच को प्रणाम समर्पित करते हुए अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। देखिए, भगवान राम को तो इन्होंने चुनाव का एक ब्रांड प्रोडक्ट बना दिया है, वोट मांगने का जिसको आधार एक ब्रांड की तरह प्रस्तुत करने लगे। और ये सबसे बड़ी अक्षम्यता, अपरिपक्वता आज योगी मंत्रिमंडल की रही कि उत्तर प्रदेश में जब लखनऊ जैसे जिले में पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संचालित करने वाली बेटियां सड़क पे घसीटी जा रही थी, तो ये वहां बैठ के मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे थे। ये शायद भागे इसीलिए थे क्योंकि ये आंदोलन और उग्र हो सकता था, इसमें पुलिस की इकाइयां भी शामिल हो सकती थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर जनता के बीच में मुद्दों के आधार पर करने के लिए कोई एक काम भी अगर योगी जी के पास होता तो मुझे लगता है कि एक परिपक्व मुख्यमंत्री की तरह वो आज लखनऊ में बाकायदा अपने कार्यालय में बैठ करके मंत्रिमंडल की मीटिंग कर रहे होते। दर्शन करना और दर्शन को राजनीति से जोड़ देना, ये इनके अपरिपक्व कार्यप्रणाली का परिचय है। ये पहली बार तो नहीं है कि लखनऊ से बाहर कहीं कैबिनेट मीटिंग हो रही हो, ये पहली बार नहीं है। हाँ, अयोध्या में हो रही है, ये बड़ी बात है, पहली बार नहीं है कि लखनऊ से बाहर हो रही है। और दूसरी बात ये भी है, मैं वही लाना चाह रहा हूँ, बात यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग से ज्यादा अयोध्या को प्रस्तुत करने की है और अयोध्या को राजनीति से जोड़ करके प्रस्तुत करने की है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब योगी जी को पहले तो ये तय करना होगा अब वो संत हैं कि राजनेता हैं। जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तब वो संत का आवरण ओढ़ लेते हैं, लेकिन जब निर्देश अधिकारियों को निर्देश या जिम्मेदारी का भाव प्रकट करने की बात आती है तो वो मंच पे खड़े होकर फायर ब्रांड की तरह चुनावी मोड में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है पहले ये तय कर लें, जिम्मेदारी से भागना होता है तब वो तुरंत मठाधीश बन जाते हैं, तब अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण होने लगता है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति है, युवा से लेकर जनता, किसान, बेरोजगार सभी लोग मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। देखिए, 32 कोटि देवी देवता का प्रावधान है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 32 प्रकार के देवी देवता है। अगर मैं आक्षेप लगाना शुरू करूं कि ये धर्म विरोधी है क्योंकि इन्होंने चंद्रोदय मंदिर नहीं बनने दिया, तो क्या ये इसको सार्थक कर पाएंगे? ये विषय का कोई तालमेल ही नहीं है। हम देव महाओसी में विश्वास करते हैं, मैं देव महाओसी में विश्वास करता हूं, मेरा ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है। बस बात ये है कि मुद्दों से भागेंगे कब तक? मंदिर की आड़ में, चाहे देव की आड़ में, चाहे देवता की आड़ में, चाहे यज्ञ की आड़ में, चाहे पूजा की आड़ में, कहां तक राम को मानते भी हैं नहीं आपकी पार्टी में? आप तो बहुत सारे भगवानों को मानते हैं और आप उसका परिचय भी दे रहे हैं। आपकी पार्टी में जिन्हें महासचिव बनाया हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भगवान राम को मानते भी हैं नहीं? यही सवाल तो मैं भी पूछना चाह रहा हूं आपके मन से कि स्वामी प्रसाद मौर्य से। यही तो मैं भी आपके मन से पूछना चाहता हूं कि आरएसएस के जिस नेता ने सारे धर्म ग्रंथों की समीक्षा करने की बात की थी, क्या वो देवता में विश्वास रखते हैं? क्या वो सनातन में विश्वास रखते हैं? उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों की समीक्षा की बात कर रहा है। विवेक जी प्ले कर रहे हैं और मेरे सवाल से बिल्कुल मत भागिए। नहीं, मैं आपके सवाल से नहीं भागा। तो कुछ ज्ञान दे दीजिए ना, उन पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हर भगवान को मान रहे हैं, राम कहीं अछूते रह गए हैं क्या आपसे? नहीं, राम हमसे या छूते क्यों रहेंगे भाई? फिर उनके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोलते हैं आपके नेता अखिलेश जी मुंह पर चुप्पी साध लेते हैं, तो ये कैसी आस्था है आपकी? देखिए, आस्था व्यक्तिगत होती है, आस्था व्यक्तिगत होती है। आप मन में पूजिए, सामने गाली दीजिए, ये कैसी आस्था है आपकी? मन में पूजिए, सामने गाली दीजिए। निकलते समय सुन लीजिए मेरी बात। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं। मुझे नहीं लगता कि सुबह निकलते समय भाजपा का हर पदाधिकारी किस देवता की पूजा करके निकल रहा है उसका शिला बताने की जरूरत नहीं है। वो बयान जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहे थे, क्योंकि मुझे डिबेट स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं करनी है, राम मंदिर पर करनी है और आप भली भांति जानते हैं। लौट रही हूँ आपके पास, जरा म्यूट कीजिए बहुत सारा आपके बैकग्राउंड से भी सर। वापस लौटूंगी तब आप बात रखिएगा। कृष्ण मोहन पांडे जी जवाब दीजिए, कई सारे सवाल आपके सामने खड़े कर दिए विवेक जी ने। देखिए, विवेक जी उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का मुखिया कहता है कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूं और मैं ऐसे किसी क्रियाकलाप में सम्मिलित नहीं रहता जो धार्मिक हो, परंतु ठीक उसके अगले दिन ही टोपी पहन के वो आपको खजूर खाते हुए मिल जाता है। ये उस पार्टी के नेता है जिसका राष्ट्रीय महासचिव कहता है कि इस देश के सर्वमान्य धार्मिक ग्रंथ को जला कर उसकी प्रतियां जलानी चाहिए और जलाया भी। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाला व्यक्ति कहता है कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, परंतु ठीक उसके उलट कहता है कि मैं बौद्ध हूँ। ये दोहरे चरित्र जीने वाले लोग यदि प्रश्न करते हैं तो बड़ा अपराध बोध होता है। आप ध्यान अयोध्या की तरफ लेना चाहते हैं, इसलिए कैबिनेट मीटिंग अयोध्या में कर रहे हैं।
मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि देश में पहली बार राजधानी से हटकर कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है। कई बार ऐसा हुआ है। अयोध्या की जहां तक चर्चा है तो निश्चित तौर पर इस देश में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। तो एक मुद्दाई हर लाइन में आपकी डायरी में है, किसी और मुद्दे पर आप बात ही नहीं करेंगे, ये बिल्कुल पार्टियों का कहना है। अभी मैं शिक्षा पे बात करूंगा, स्वास्थ्य पे बात करूंगा, रोजगार पे बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन कर रहे हैं उनको तो उठाकर आप डिटेन कर रहे हैं। के भवन जर्जर अवस्था में है। आज ही प्रशासनिक अमले ने इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। मैं जाके कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। बच्चों की जान सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। रोजगार की बात करने वाले विद्यालयों की बिल्डिंगें जर्जर अवस्था में है। आज ही रिपोर्ट बसपा की सरकार मिलाकर मात्र 2 लाख तक रोजगार दे पाए। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 50 लाख से ऊपर रोजगार जो गैर सरकारी क्षेत्रों में दिए हैं और 8 लाख से ऊपर हमने 5 वर्षों में सरकारी नौकरियां दी हैं। और सुन लीजिए, सरकारी नौकरी ही रोजगार है। रोजगार है तो इस देश का अंबानी भी बेरोजगार है क्योंकि वो सरकारी नौकरी नहीं करता। स्वरोजगार और इस देश के प्राइवेट सेक्टर्स में काम ढेर सारे ऐसे व्यवस्था है जिसके तरह रोजगार मिलता है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। और यदि रोजगार का मानक पे सरकारी नौकरी रखा है तो समाजवादी पार्टी को बताना चाहता हूँ कि 1,50,000 सरकारी नौकरियां 5 वर्षों में दे पाए। कुमार विश्वास को बचाएंगे, आपके पास तीनों रुक जाइए। पांडे जी सब कीजिए प्लीज, के पास से उनको टांग दिया। ठीक है, रुक जाइए। टाइम्स अप नाउ। रुकिए सैयद रजा साहब, इस मुद्दे को लेकर हमने देखा लंबी लड़ाई भी लड़ी है उनका सेवकों ने भी और बीजेपी ने भी, नो डाउट, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। और उसके बाद कोर्ट का फैसला था, लेकिन कार्यकाल जिस पार्टी का होता है उस समय को भी गिनाया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि चुनाव के समय पर फटाफट लोकार्पण और शिलान्यास होना शुरू हो जाते हैं कि हमारे नाम का शिलालेख पर लिखा जाए। तो ये चुनावी समय के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन राम का मुद्दा आस्था से जुड़ा हुआ है और जनता इससे जुड़ी हुई है, कनेक्ट करती है अपने आप को, ये भी किसी ने नकारा नहीं है और इसको आप नो डाउटफुल कह सकते हैं। लेकिन विवेक जी की पार्टी का क्या करिएगा जब समय समय पर हम उनकी पार्टी से बयानात सुनते रहते हैं? राज शर्मा की पार्टी का क्या करिएगा? इस मुद्दे को लेकर ये कितना अपने आप को आगे मानते हैं, बैकफुट पर मानते हैं? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी इन्हें पीछे ढकेलती है। रजा साहब, देखिए, ये बिल्कुल सही है कि राम मंदिर का जो मसला था, जबकि आप समझिए राजीव गांधी ने, कांग्रेस ने बहुत समझदारी से कोशिश की थी। रखिए उसको, अभी संभाल के रखिए, रुकिए। कांग्रेस ने बहुत समझदारी से कोशिश की थी और जो है वो राम मंदिर का ताला खुलवाया था और बहुत प्यार से उसके सामने ही जो राम चबूतरा था, उस चबूतरा पे कांग्रेस ने बड़ी समझदारी से शिलान्यास भी कराया था कि हमारे पक्ष में हिंदू वोट हो जाएगा। लेकिन वो हिंदू वोट उनके पक्ष में नहीं हो पाया और जो मुसलमान इनके साथ थे वो बेचारे किनारे चले गए कांग्रेस के साथ। और जो इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद ने बहुत तेजी से अपने हाथ में लिया और उसके बाद पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो बिल्कुल इस आंदोलन को, राम मंदिर को, आंदोलन को पूरा देश का जो हमारा हिंदू भाई की ज्यादा संख्या है वो ये समझा कि भारतीय जनता पार्टी ही इस आंदोलन को बड़े अच्छे तरीके से चला रही है। और उतनी लोगों की आस्था को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब वो पूरा मुद्दा राजनीतिक बनता हुआ चला जा रहा है। पूरे गांव में राम मंदिर की ईंट भेजी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हो रही हैं सर इस बीच। लेकिन सिर्फ वही मैंने कहा कि 2 एग्जाम हो गए, एक ही मुद्दा आप हर बार फिलअप करके आए, आप तीसरी बार भी यही मुद्दा फिलअप करके आएंगे क्या? ठीक है, लौट रही हूँ। राज शर्मा, 30 सेकंड में कंप्लीट सर। बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी की का वीडियो मैंने देखा है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू जीवन शैली है। इसका जवाब क्या देंगे? झूठों आपको आने वाले नौनिहाल कभी वापिस माफ नहीं करेंगे। विवेक जी 30 सेकंड। मुझे मैं सुझाव देना चाहूंगा। मैं आ रही हूँ, आप ही के पास आऊंगी, दोनों के सवाल लेके जल्दी से। मैं तो आपके मन से आज सुझाव देना चाहूंगा कि जिस राम मंदिर के नाम पे ये राजनीति करना चाहते हैं, वहां पे शहीद कारसेवकों को जो उकसा के इन्होंने हत्या करवाई सबकी, उनको कम से कम उनके परिवारों को पेंशन देना शुरू कर दीजिए। वाली बात हो गई, सरकारी नौकरी देना हत्या किसने करवाई, क्या हुआ, किसने गोलियां चलवाई, ये हंसी वाला पात्र हो जाएगा। विवेक जी, ना मजाक मत कीजिए प्लीज, मजाक मत कीजिए। कृष्ण मोहन पांडे जी, दोनों को ऑडियो म्यूट कीजिए। कृष्ण मोहन पांडे जी से जवाब ले लेंगे। एक तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, राज शर्मा जी ने कहा प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदू नई जीवन शैली है। एक इनको केस बताता हूं, पढ़ के आया करें। सुप्रीम कोर्ट का मनोहर जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, पढ़ के आया कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि हिंदू जो है एक सजीवन पद्धति है, सनातन धर्म है।
इस बात को स्पष्ट करके रखिए कि सनातन धर्म है, हिंदू जीवन शैली है, और ये सुप्रीम कोर्ट मनोहर जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो कह रहे कार सेवकों पे गोली आपने चलवाई। और दूसरी बात, कार सेवकों की चर्चा ये कर रहे हैं वो लोग जो मतलब कार सेवकों पर गोली चलवाई, कार सेवकों की हत्या का आरोप जो लेकर इस देश के जनमानस के साथ घूम रहे हैं, लेकिन हास्यास्पद वाला था। ये देश को पता है, दुनिया को पता है कि कार सेवकों के ऊपर गोली किसने चलवाई थी, क्या किसकी सरकार थी उस वक्त। ठीक है, रुक जाइए सर, रुक जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। 23 के बाद 23 के साथ साथ 24 के लिए भी मुद्दा बनने जा रहा है राम मंदिर। हमने देखा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी इसकी गूंज हुई। हेमंत बिस्वा से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टेट इलेक्शंस में जब आम सभा ले रहे थे तो राम मंदिर को लेकर चर्चा की, और उसके बाद आज अयोध्या में कैबिनेट की मीटिंग, जहां से प्रस्ताव को पास करने की भी बात सामने आई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को। चुनाव से पहले इसे पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये अहम मुद्दा बन जाएगा और ये बहुत फायदा बीजेपी को एक बार फिर देकर जाएगा। लेकिन इसकी काट किसके पास है, और जो अब भी नया मुद्दा उठ रहा है जातिगत जनगणना, इसकी भी काट राम मंदिर और हिंदुत्व है, ये भी विश्लेषण में कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी ये मुद्दा एक बार फिर क्या बीजेपी का साथ देता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।